मेरा नाम कजरी है। मेरा सौतेला बाप दिन रात मुझ पर जुल्म करता था और जब मैंने घर से भागने की कोशिश की तो उसने मुझे कुछ रुपयों के लिए मेरी शादी 45 साल के मर्द से करवा दी। रात में मेरा पति मेरे साथ खुद अपनी मनमानी करता था और दिन में पैसों के लिए मुझे दूसरे मर्दों को सौंप देता था। लेकिन फिर एक दिन उसने 5 लाख रुपए लेकर मुझे एक कोठे पर बेच दिया। पहली रात की मुझे एक 60 साल के बुढ़े ने मेरी कीमत लगाई। जब वह मेरे कमरे में आया और उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करना शुरू किया तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि उसने अपना मेरे मुंह में। मैं एक छोटे से गांव में रहने वाली सीधी सादी और बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। मैं जब 5 साल की थी तब मेरे बाबा की एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। बाबा की मौत के बाद मेरे दादा दादी, ताया सबने मेरी माँ को मनहूस कहकर घर से निकाल दिया था। मेरे मामा ने कहा कि मैं तुम लोगों का बोझ नहीं उठा सकता, इसलिए मजबूरन मेरी माँ को दूसरी शादी करनी पड़ी। लेकिन मेरी माँ की दूसरी शादी के बाद मेरी और मेरी माँ की ज़िंदगी तो जैसे नर्क जैसी बन गई थी। मेरा सौतेला बाप मेरी माँ को बहुत मारता था। वह नशा करता था और हर रोज़ मेरी माँ के साथ अपनी मनमानी करता था, जिसकी वजह से मेरी माँ ज़्यादा समय तक अपने यह सब जुल्म बर्दाश्त नहीं कर पाई और एक दिन अचानक ही हार्ट अटैक की वजह से वह हमें छोड़कर इस दुनिया से चली गई। मैं तब 10 साल की थी। अब मैं अपने सौतेले बाप के साथ अकेले रहने लगी। मैं अपने सौतेले बाप से तब तक के ही बची रही जब तक मेरी माँ जिंदा थी। माँ के मरने के बाद मेरे सौतेले बाप ने मुझ पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मेरे सौतेले बाप का रवैया मेरे साथ बद से बदतर होता जा रहा था। अपनी माँ की तरह मैं भी अपने सौतेले बाप के घर में दिन भर काम करती रहती, लेकिन मेरा सौतेला बाप तो मुझे पेट भरकर खाना तक नहीं देता था। मैंने अपने बाप का यह जुल्म भी बर्दाश्त किया, लेकिन मेरे सौतेले बाप ने हद तो तब पार कर दी जब उसने अपनी निजी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मेरे साथ अपनी मनमानी करना शुरू कर दी। मैं 13 साल तक अपने सौतेले बाप के सारे जुल्म सितम झेलती रही, लेकिन मैं इस नर्क भरे जीवन से छुटकारा पाना चाहती थी। इसलिए एक दिन मौका पाते ही मैं घर से भाग गई। अभी तक तो मैं अपने गांव की सीमा तक ही पहुंची थी कि तभी मेरे सौतेले बाप के कुछ दोस्त वहां दिखाई दिए। मैंने बहुत कोशिश की अपना चेहरा छुपाने की, लेकिन मेरे बाप के दोस्तों ने मुझे पहचान लिया। उन्होंने मेरे सौतेले बाप को खबर कर दी कि मैं घर से भाग गई हूँ। अब मैं फंस गई थी, क्योंकि मुझे पता था अब मेरा सौतेला बाप मुझे जान से मार देगा। इस डर की वजह से मैं थर थर कांपने लगी। थोड़ी देर में ही मेरा सौतेला बाप 5-6 आदमियों के साथ मुझे लेने आ गया और मेरे सौतेले बाप का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। लेकिन उस वक्त तो मेरे बाप ने सबके सामने कुछ भी नहीं कहा और फिर घर पहुंचते ही मेरे बाप ने मुझे कमरे में बंद कर दिया और धमकी देते हुए कहा, कजरी, कल का दिन तेरा इस गांव में आखिरी दिन होगा। बहुत शौक है ना तुझे भागने का, तुझे तो मैं कल सुबह बताता हूँ। अब तू देख लेना, एक गलती से तेरी जिंदगी नर्क बन जाएगी। अपने सौतेले बाप की ये बातें सुनकर तो मेरा दिमाग काम करना ही बंद कर दिया और डर के मारे मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार मेरे साथ क्या होने वाला है और मेरा सौतेला बाप मेरे साथ क्या करने वाला है। मैं हर पल यही सोच रही थी कि मेरे सौतेले बाप ने ऐसा क्यों कहा था कि कल से तुम्हारी ज़िंदगी नर्क बन जाएगी। यही सोच सोच कर मेरे हाथ पैर कांपने लगे और फिर रोते रोते ना जाने कब मेरी आंख लग गई। सुबह होते ही जैसे ही मेरी आंख खुली तो दरवाजे पर अपने सौतेले बाप को देखकर बहुत डर गई और सोचने लगी कि पता नहीं अब मेरे साथ क्या होने वाला है। इससे पहले कि मैं कुछ अंदाज़ा लगा पाती कि एक औरत मेरे कमरे में आई और उसने मुझे जबरन शादी का जोड़ा पहनाकर तैयार कर दिया। जैसे ही मैं शादी के जोड़े में तैयार हो गई तो मेरा सौतेला बाप बड़ी बेदर्दी से घसीटते हुए मुझे मंदिर ले गया। मंदिर पहुंचते ही मेरे सौतेले बाप ने मेरी शादी एक 52 साल की उम्र के मर्द से करा दी। देखा जाए तो मेरे सौतेले बाप ने मेरी शादी नहीं करवाई थी, बल्कि पैसों के लिए उन्होंने मुझे इस आदमी के हाथों बेच दिया और इस आदमी ने इस शादी के बदले मेरे सौतेले बाप को कुछ रुपए दिए थे। शादी के बाद मेरा घर जरूर बदला था, लेकिन मेरी किस्मत आज भी वही की वही थी। मैं बस एक जुर्म की दुनिया से निकलकर दूसरे जुर्म की दुनिया में पहुंच चुकी थी। मेरे सौतेले बाप ने जिस आदमी से मेरी शादी करवाई थी वो कोई काम धाम करता ही नहीं था। उसने मुझसे शादी सिर्फ मुझे इस्तेमाल करने के लिए ही की थी। मेरा पति रात भर मेरे साथ अपनी मनमानी करता और चंद पैसों के लिए मुझे दिन में दूसरे मर्दों को सौंप देता था। सिर्फ इतना ही नहीं, जब मैं उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश करती तब मेरा पति अपनी दरिंदगी की सारी हदें पार कर देता था। वह मेरे हाथ पैर चारपाई से बांध देता था और मेरे शरीर पर जगह जगह गर्म सलाखों से दाग देता था,
जब वो घटिया इंसान मुझे गर्म शाखों से दाग देता था, तब वो मेरे मुंह में कपड़ा ठूस देता था ताकि मेरी चीखों की आवाज़ बाहर तक ना सुनाई दे। जब पड़ोसियों को मेरे घर में कुछ गड़बड़ महसूस हुई तो उन्होंने मेरे पति से सवाल करने शुरू कर दिए। अपने पड़ोसियों के सवालों की वजह से मेरा पति घबरा गया कि कहीं कोई पुलिस में खबर न कर दे। इसलिए मेरे पति ने सोचा कि मेरा घर में रहना उसके लिए कोई ना कोई मुश्किल खड़ी कर सकता है। अब मेरा पति मुझे अपने साथ अपने घर में नहीं रखना चाहता था, इसलिए उसने एक मोटी रकम लेकर मुझे एक कोठे पर बेच दिया। मुझे इस बात की खबर तो तब हुई जब रात के अंधेरे में एक बड़ी सी गाड़ी मेरे घर के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। जैसे ही वो गाड़ी मेरे दरवाजे के सामने आकर रुकी, एक आदमी ने मेरे पति के हाथों में हरी हरी नोटों के बंडल थमा दिए थे। उसके बाद मेरा पति मुझे घसीटते हुए घर से बाहर ले आया और मुझे उसने उस गाड़ी में ऐसे फेंक दिया जैसे कोई दूध में पड़ी मक्खी को फेंकता है। वह गाड़ी नई दिल्ली जा रही थी और उस गाड़ी में मेरे साथ और भी बहुत सारी लड़कियां थीं। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था कि मुझे मेरे पति ने कोठे पर बेच दिया है। और फिर जब मुझे इस बात की खबर हुई तो यह जानकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई कि मेरे पति ने एक मोटी रकम लेकर मुझे कोठे पर बेच दिया है। जब मुझे और बाकी लड़कियों को कोठे पर पहुंचाया गया, तब मैंने देखा कि वहां तो उनके जैसी और भी कई सारी लड़कियां थीं। लेकिन उन लड़कियों के चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि वह तो हंसी खुशी अपने कस्टमर को इनवाइट कर रही थी। मैंने वहां खड़ी एक लड़की से पूछा, तुम सबके चेहरे पर इतनी खुशी क्यों है? क्या तुम लोग ये सब अपनी खुशी से कर रही हो? तब उस लड़की ने कहा, यहाँ जो भी लड़की एक बार आ जाती है वो कभी वापस लौट कर नहीं जा सकती, और यहाँ आने के बाद हम ये सब अपनी खुशी से करें या रोते बिलखते दर्द में छटपटा कर करें, यहाँ किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सोचने से तो दर्द होता है और आंसू भी निकलते हैं, लेकिन इन सब की आदत हो जाती है, तो इतनी फिक्र मत कर, तू भी जल्दी ही सब कुछ सीख जाएगी। मैं मन ही मन सोचने लगी, सच ही तो कह रही हैं ये लड़की, धीरे धीरे इन सब की आदत हो ही जाती है। लेकिन मैं उस वक्त उस लड़की को यह नहीं बता पाई कि इस दर्द को झेलने की आदत तो मुझे बहुत छोटी उम्र से ही आ गई थी। मुझे सबसे पहले इस्तेमाल तो मेरा सौतेला बाप ने ही किया था, उसके बाद मेरा पति, और खैर दिल्ली शहर का वो मोहल्ला जहाँ मुझे बेचा गया था शाम होते ही रंगीन होने लगता था। वो मोहल्ला दिन में किसी वीरान बस्ती से कम नहीं दिखता था, लेकिन शाम होते ही किसी नई नवेली दुल्हन जैसा नजर आता था। शहर का सबसे बदनाम मोहल्ला था, जहाँ शरीफ लोग बस रात के अंधेरे में ही आया करते थे। आज मैं उदास और अकेली ऊपर छत पर बैठी आते जाते लोगों को देख रही थी और सोच रही थी कि कैसे कुछ ही सालों में मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। मुझे अपने ही लोग पैसों की खातिर मेरा इस्तेमाल करते रहे और मुझे इतनी छोटी सी उम्र में ही कोठे पर बेच दिया गया। मैं कई बार इस गंदगी से भागने की कोशिश की, लेकिन हर बार मैं नाकामयाब हो जाती थी, और जब कभी पकड़ी जाती थी तो सज़ा में ऐसी पिटाई भी होती थी कि 2-3 दिन तक मैं होश में नहीं रहती थी। एक बार जब कोई लड़की कोठे पर आ जाती है तो फिर उसका वापस जाना नामुमकिन है। मेरे अलावा इस कोठे पर और भी कई सारी लड़कियां थीं जो इस दलदल में फंस चुकी थी। कुछ लड़कियां धोखे से तो कुछ मजबूरी के कारण लाई गई थी, तो कुछ अपनी मर्जी से भी आई हुई थी। पहले तो हर लड़की यहाँ से भागने की कोशिश करती थी, लेकिन बाद में इस जगह को अपनी किस्मत समझकर स्वीकार कर लेती थी कि रजिया सबकी उस्ताद थी। लड़कियों को ख़रीदने और बेचने का काम करती थी और उसकी मर्जी के बिना तो वहाँ एक पत्ता भी नहीं हिलता था। यहाँ तक कि पुलिस भी रजिया से डरती थी। खैर, अब मैं इस बात से अनजान थी कि मेरी ज़िंदगी में अब कौन सा नया मोड़ आने वाला है। हम जितनी भी लड़कियां थी सब अपने अपने धंधे में लग गई। नई कस्टमर मिलने में देरी हो जाती थी तो मैं अपने आप में ही बड़बड़ाया करती थी, लगता है कि आज भी कोई बोहनी नहीं होगी। आज भी मैं यही सोच रही थी कि कितनी देर हो गई है, लेकिन अभी तक एक बोहनी भी नहीं हुई। तभी अचानक एक हाथ आकर मेरे कंधों पर पड़ा, और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक 23-24 साल का खूबसूरत नौजवान लड़का मेरे पीछे खड़ा था। उस लड़के ने आंखों के इशारे से मुझे कमरे में चलने को कहा, तो मैं उस लड़के के साथ कमरे में चली गई। सारी रात वो लड़का जी भर के मेरे साथ अपनी मनमानी करता रहा, और सुबह होते ही उस लड़के ने खुश होकर मेरे हाथों में 10,000 रुपये थमा दिए। मैंने जब 5,000 रुपये उस लड़के को वापस किए तो वो लड़का कहने लगा, अरे रख लो मेरी जान, ये तुम्हारे लिए है। मैंने कहा, नहीं, मुझे मुफ्त का खाने की आदत नहीं है, जितना काम करती हूँ उस हिसाब से पैसे लेती हूँ। मेरी ऐसी बातें सुनकर उस लड़के ने जब मेरा नाम पूछा तब मैंने कहा, नाम जानकर क्या करोगे? लड़का कहने लगा, इतनी खुददार लड़की मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखी है। बस इसलिए मैंने कहा, जैसा मेरा काम है उसे नाम जानने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
बस अपना काम करो और निकल जाओ। उस लड़के को मेरी बातें बड़ी अजीब लगी और उससे भी ज़्यादा खटका था तो मेरी बात करने का अंदाज़। वह कहने लगा, क्या बात है? इतना कहकर उस लड़के ने एक नज़र मेरे चेहरे पर डाली और कहने लगा, खूबसूरत तो तुम बहुत हो और खूबसूरत के साथ साथ खुददार भी हो। अच्छा लगा तुमसे मिलकर। फिर वह कमरे से बाहर निकल गया। इस बात की अभी तो कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक दिन शाम को वह लड़का फिर से आ गया। उस लड़के का नाम पुनीत था और वो एक प्राइवेट कंपनी में बहुत अच्छी पोस्ट पर काम करता था। उस लड़के ने चारों तरफ अपनी नज़रें घुमाई। शायद उसकी नज़रें मुझे ढूंढ रही थी। जब मैं उस लड़के को कहीं भी नज़र नहीं आई तो ऊपर की तरफ चला आया। उस लड़के को ऊपर जाते ही बाकी लड़कियों ने उसे घेर लिया, क्योंकि हर लड़की उसकी मेहमान नवाजी करना चाहती थी। तभी रजिया ने सब लड़कियों को दूर करते हुए कहा, अरे लड़कियों हटो यहाँ से। और फिर पुनीत की तरफ देखते हुए कहने लगी, और बाबू कौन सी लड़की चाहिए, बोलो, जिस पर उंगली रखोगे वह तुम्हारी हुई। तब पुनीत ने कहा, वो लड़की कहाँ है? रजिया ने पूछा। कौन सी लड़की बाबू, किस लड़की की बात कर रहे हो? तब पुनीत ने कहा, अरे वही लड़की जो मेरे साथ थी। रजिया ने फिर से पुनीत को सवाल करते हुए पूछा, अरे बाबू तुम्हें उस लड़की का नाम पता भी है या नहीं? तब पुनीत ने कहा कि उस लड़की ने अपना नाम नहीं बताया था। वह लोग एक दूसरे से सवाल जवाब कर ही रहे थे कि तभी मैं वहाँ पहुँची तो पुनीत ने मेरी तरफ इशारा किया और कहा, यही है वो लड़की। वहाँ खड़ी सारी लड़कियाँ मुझे देखकर मुंह बनाने लगी और कहने लगी, पता नहीं इसमें ऐसा क्या देखा है इसने। मैं पुनीत के साथ अंदर कमरे में चली गई, लेकिन आज पुनीत ने मुझे हाथ भी नहीं लगाया, बस चुपचाप बैठे बैठे मुझे देखता ही रहा। मैंने अपना पल्लू नीचे सरकाते हुए कहा, ऐसे क्या देख रहे हो? जिस काम के लिए आए हो वो करो और निकलो। तब पुनीत ने कहा, तुम तो इतनी खूबसूरत हो कि कोई भी तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे दे, तो फिर इस दलदल में कैसे आ गई? मैंने पुनीत की तरफ देखते हुए कहा, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती, मेरा काम यहाँ नुमाइश करना है बस। पुनीत ने बड़ी अजीब नज़रों से मेरी तरफ देखा और कहने लगा कि आज मैं तुम्हारे साथ खेलने या तुम्हें नोचने नहीं आया हूँ, बस तुम्हारी ज़िंदगी के बारे में जानने की इच्छा हुई तो यहाँ खींचा चला आया। इतना कहकर पुनीत बिस्तर पर लेट गया और पुनीत की बातें सुनकर मैंने उससे कहा, आप जैसे लोगों के लिए हम जैसी लड़कियां तो बस एक रात की मेहमान हुआ करती हैं, लेकिन लोगों के बीच आप जैसे बड़ी लोग हमें पहचानते तक नहीं हैं। यह कहते हुए मैंने अपनी साड़ी का पल्लू फिर से अपने कंधे पर रख दिया। कुछ देर तक तो पुनीत मुझे चुपचाप देखता रहा और फिर कहने लगा, तुम्हारी बातें भले ही बहुत कड़वी होती है लेकिन उसमें सच्चाई भी होती है। इतना कहकर पुनीत ने अपनी जेब से 2 च्युइंगम निकाला और एक च्युइंगम उसने मेरी तरफ बढ़ा दी। पुनीत की दी हुई च्युइंगम को मैंने उसकी जेब में वापस रख दिया और मैं उससे कहने लगी, बाबूजी मुझे यहाँ जो कुछ भी करना पड़ रहा है ना, वो सब एक मजबूरी है। पुनीत कुछ देर तक तो खामोश बैठा रहा और फिर उसने मुझसे एक के बाद एक सवाल करना शुरू कर दिया, लेकिन मैं पुनीत की हर बात का जवाब घुमा फिरा कर देती रही, क्योंकि मैं करके सवालों का कोई जवाब देना ही नहीं चाहती थी। जाने से पहले पुनीत ने अपनी जेब से 2000 रुपये निकाले और मेरी तरफ बढ़ा दिए। मैंने पुनीत से कहा, बाबूजी जब तुमने मेरे साथ कुछ किया ही नहीं तो फिर पैसे किस बात के? तब पुनीत ने कहा, यह रुपए तुम्हारे वक्त के लिए है, अगर इतना वक्त तुम किसी और के साथ गुजारती तो तुम इतना पैसा कमा ही लेती ना। इतना कहकर पुनीत ने वो पैसे टेबल पर रख दिए और वहाँ से चला गया, लेकिन मैं तो बुत बनी वहीं खड़ी रही और हैरत से पुनीत को जाते हुए देखने लगी। इतने सालों में मेरे साथ आज ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई कस्टमर मुझे बिना हाथ लगाए वापस चला गया था। जब से मैं यहाँ आई थी हर रात मेरा सामना नए नए लोगों से होता था। कभी उनका रवैया मुझे डराता था तो कभी उनकी डिमांड, लेकिन पैसों के लिए उनकी हर बात माननी पड़ती थी। मैं पुनीत के बारे में ही सोच रही थी कि तभी मेरी एक सहेली मेरे पास आई और कहने लगी, क्या बात है मैडम, आजकल तो आप मोहल्ले में बड़ी छाई हुई हो। मैंने बिस्तर पर लेटे हुए अपनी सहेली से कहा, अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है, मोटू रोजगार का इस्तेमाल है इसलिए आ गया था। तब मेरी सहेली ने मेरे पास बैठते हुए कहा, वैसे तेरा यह कस्टमर है तो बड़ा ही मस्त, सारी लड़कियां उसके साथ जाने के लिए तैयार थी, लेकिन कमबख्त एक वो है जिसे तेरे अलावा और कोई नज़र ही नहीं आती। मेरी सहेली ने यह सब मुंह बनाते हुए कहा तो मैंने भी उससे कहा, अरे यार छोड़ना, कौन सा वो मेरा आशिक है जो तुम सब इतनी जल रही हो। कुछ देर तक मैं और मेरी सहेली इधर उधर की बातें करते रहे और फिर हम दोनों बाहर चले गए। दूसरी तरफ पुनीत का भी बुरा हाल हो गया था। अब तो वो पूरा दिन मेरे बारे में ही सोचता रहता था।
मेरा रूप और मेरे दिल का अदाएं पुनीत की आंखों के सामने नाचती रहती थी। शायद पुनीत मुझे जानना चाहता था और मेरे करीब आना चाहता था। अब तो पुनीत हर शाम को मेरे पास चला आता था। अब तो उसकी रोज की आदत हो चुकी थी। कभी कभी तो पुनीत मेरे लिए कीमती सामान भी ले आता था, लेकिन मैं वो सामान लेने से मना कर देती थी। पुनीत की काफ़ी मिन्नतों के बाद मैं उसका लाया हुआ गिफ्ट्स रख लेती थी। एक शाम जब पुनीत कोठे पर पहुंचा तो उसे मैं कहीं भी नज़र नहीं आई। पुनीत रजिया से पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं दूसरे कस्टमर के साथ बिजी हूँ, तुम आज किसी और लड़की से काम चला लो, वो किसी और के साथ बिजी है। ये सुनकर पुनीत को झटका सा लगा और वो गुस्से से वहाँ से चला गया। लेकिन फिर कुछ हफ्तों के बाद पुनीत को मुझसे बात करने का मौका मिला, और जब उसने इतने दिनों के बाद मुझे देखा तो वो मेरी तरफ ऐसे दौड़ा जैसे सबके सामने ही वो मुझे गले से लगा लेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। पुनीत के कमरे में आते ही मैंने उससे पूछा, क्या बात है, बड़े दिनों के बाद याद आई है हमारी। तब पुनीत ने मुझे कहा कि मैं तो कई बार आया था, लेकिन रजिया ने बताया कि तुम अपने दूसरे कस्टमर के साथ बिजी हो। तब मैं वापस चला गया। मैंने कहा, हाँ, बाहर से कुछ खास मेहमान आए हुए थे, उन्हीं की खिदमत में लगी थी। यह सुनकर पुनीत ने मुझसे कहा कि तुम ये सब छोड़ क्यों नहीं देती। मैंने पुनीत से सवाल करते हुए कहा कि मैं गैर मर्द के साथ रात क्यों न बिताऊं। इस सवाल पर जब पुनीत कुछ देर तक खामोश रहा, तब मैंने कहा, तुम क्या हो, तुम भी तो एक गैर मर्द ही हो ना। यह बात सुनकर पुनीत के दिल में जैसे कुछ डर सा महसूस हुआ और उसने मुझसे कहा, तो क्या हमारा कोई रिश्ता नहीं है। पुनीत ने फिर से सवाल करते हुए कहा। मैंने उसे कहा, रोज भीगने वाली औरत का शरीफ इंसान से क्या रिश्ता हो सकता है भला। अगर कोई शरीफ इंसान हमारे साथ रिश्ता बनाता है तो उसे शराफत की दुनिया के लोग नाजायज रिश्ता कहते हैं, जिनका सच काली रातों की रंगीनियों में छुपा हुआ है। जिसे सुनते ही पुनीत ने कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगता जब कोई और मर्द तुम्हारे करीब आता है तो। मैंने उसे कहा कि तुम भी तो एक मर्द हो, तुम भी तो मेरे साथ रात गुजारते हो, तुम भी तो मेरे साथ वही करते हो जो बाकी मर्द मेरे साथ करते हैं। तब पुनीत ने गुस्से में झुंझलाते हुए कहा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। और अब कोई और मर्द तुम्हारे करीब आता है तो मेरे तन बदन में आग लग जाती है, और अब मैं तुम्हें किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। पुनीत की बातें सुनकर मैं हैरान नज़रों से पुनीत की तरफ देख रही थी कि तभी पुनीत ने मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में थाम लिए और कहने लगा, हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और शादी भी करना चाहता हूँ। इस दलदल से तुम्हें बाहर निकालना चाहता हूँ। कहीं दूर जाकर मैं तुम्हारे साथ एक नई दुनिया बसाना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या है, लेकिन मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालना चाहता हूँ। मैं बस चुपचाप पुनीत की बातें सुनती रही और सोचने लगी कि इतने सालों में यह ऐसा पहला इंसान आया है जिसने मुझे कजरी कहकर पुकारा, क्योंकि कोठे पर आने के बाद तो एक लड़की की इज्जत के साथ साथ उसकी पहचान भी छीन ली जाती है। और जिस दिन मैंने इस कोठे पर अपना पहला कदम रखा था, उस दिन से ही मैं काजूबाई बन चुकी थी। पुनीत की बातों ने मेरे अंदर के जज्बातों को फिर से जिंदा कर दिया और मैं कसकर पुनीत के गले से लग गई। पूरी रात हम दोनों ने एक दूसरे से बातें करते हुए गुजार दी। सुबह होते ही पुनीत ने कहा, मैं चलता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना, मैं जल्दी तुम्हें लेने आ जाऊँगा। इतना कहकर पुनीत कमरे से बाहर निकल गया। लेकिन उस दिन के बाद जब पुनीत कुछ दिनों तक मुझसे मिलने नहीं पहुँचा तो मुझे पुनीत की बहुत चिंता होने लगी थी। और फिर एक दिन मेरी मुलाकात एक ऐसे आदमी से हुई जो पुनीत को जानता था। तो मैंने उस आदमी से पुनीत के बारे में पूछ लिया। तब उस आदमी ने मुझे बताया कि पुनीत कुछ दिनों के लिए किसी काम की वजह से शहर से बाहर गया हुआ है। पुनीत को देखे बिना अब मेरा भी मन नहीं लगता था, इसलिए अब मैं बहुत ही कम कस्टमर के साथ रात बिताती थी। कभी पेट दर्द का बहाना बना देती तो कभी कोई और बहाना बना लेती थी। सभी कस्टमर झगड़ा और गाली गलौज करने लगे थे और कुछ कस्टमर ने तो आना ही बंद कर दिया था। एक दिन रजिया मुझे अकेले में बुलाई और पूछा, क्या बात है कजरी, आजकल कस्टमर्स तुमसे खुश नहीं रहते, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में। मैं रजिया के सामने तो कुछ भी नहीं बोल पाई, बस इतना ही कहा, ताई, अब मैं यह काम नहीं कर सकती, मेरा मन नहीं करता। मेरी यह बात सुनते ही रजिया ने कहा, कजरी, मैं जानती हूँ कि तेरा मन नहीं लगता, आजकल तेरा मन उस लड़के में जो लग गया है। तब मैंने रजिया से कहा, नहीं रे ताई, ऐसा कुछ नहीं है। फिर रजिया ने कहा, अच्छा ऐसा नहीं, लाओ तो मैं तुम्हें देखूं, कहीं मेरी कजरी को उससे प्यार तो नहीं हो गया। उसके बाद रजिया ने मुझसे कहा, इधर आ जा कजरी, यहाँ मेरे पास आकर बैठ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं चुपचाप से जाकर रजिया के पास बैठ गई। तब रजिया ने मुझसे कहा, देख कजरी, हमारे धंधे में ये सब नहीं चलता है। तब मैंने अपना सर रजिया के घुटनों पर रख दिया और कहने लगी, वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है ताई,
और मुझसे शादी करना चाहता है। इतने सालों में मुझे कभी भी और किसी के लिए भी यह एहसास नहीं हुआ, लेकिन पता नहीं क्यों पुनीत की हर बात और हर वादे पर भरोसा करने को दिल करता है। मुझे उसके सिवा कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। तब रजिया ने मुझे समझाते हुए कहा, गंगू, हर खूबसूरत दिखने वाली चीज़ धोखा ही देती है। अभी भी वक्त है मेरी बच्ची, वक्त रहते संभल जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि जब तक तुम्हें मेरी बातें समझ में आए बहुत देर हो चुकी हो। कजरी, तुझे उस लड़के के प्यार ने कमज़ोर बना दिया है, इसलिए तू वैसी बहकी बहकी बातें कर रही है। तब मैंने कहा, अरे नहीं नहीं ताई, मैंने तो उसे तन मन से अपना मान लिया है और वो भी मुझे कभी धोखा नहीं देगा। ताई, आज तक मैंने आपकी हर बात मानी है, बस आप भी मेरी एक छोटी सी बात मान लो और प्लीज़ मुझे उससे शादी करने दो। यह कहते हुए जब मेरी आंखों में आंसू भर आए तब रजिया ने मेरे सिर पर हाथ फेरा और कहा कि पगली, मैं तेरी खुशियों के आड़े नहीं आना चाहती, पर जिस रास्ते पर तू जा रही है वहाँ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही है। अगर धोखा मिला तो तेरी हंसी तक चली जाएगी। मैंने कहा, ताई, पुनीत ने मुझसे वादा किया है कि वो हमेशा मेरा साथ देगा और मेरे साथ ही रहेगा। ताई, मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ और प्यार में कभी कदम पीछे नहीं हटाए जाते, बल्कि कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ता है। तब रजिया ने मुझे एक बक्सा देते हुए कहा, कजरी, इसे रख ले अपने पास, ज़रूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल कर लेना। तब मैंने पूछा, इसमें क्या है ताई? वह कहने लगी, ये मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है, लेकिन इस बक्से को तभी खोलना जब तुम किसी मुसीबत में फंसी हो। हम जैसों को कभी भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। इतना कहकर रजिया चली गई और फिर वो दिन भी आ गया जब एक शाम पुनीत मुझे लेने आ पहुंचा। मैं अपनी सारी सहेलियों से मिली और सब ने मुझे गले लगाकर ऐसे विदा किया जैसे कोई दुल्हन को विदा करता है। आज कोठे पर सबकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आज उन आंसुओं के पीछे खुशी भी थी कि मेरा घर बस रहा है। मैं और पुनीत ने खुशी खुशी सबको अलविदा कहा और फिर पुनीत मुझे एक फार्म हाउस पर ले गया। जब मैं पुनीत के साथ फार्म हाउस पर पहुंची तो उसने देखा कि वहां पहले से ही कोई उन दोनों का इंतज़ार कर रहा था। मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई जब पुनीत ने कहा, कजरी, ये मेरे बॉस हैं और आज की रात तुम इसे खुश कर दो, फिर मुझे प्रमोशन मिल जाएगा। पुनीत के मुंह से ये शब्द सुनकर तो मुझे ऐसा लगा जैसे पूरा आसमान मेरे सिर पर गिर पड़ा हो। मैंने हैरानी से पुनीत से पूछा, पुनीत, लेकिन हम तो शादी करने वाले हैं ना? मेरी यह बात सुनकर पुनीत हंसने लगा और कहने लगा, शादी और तुमसे? बाजारों में नीलाम होने वाली औरतों की कभी शादी नहीं होती कजरी बाई, उनकी तो हर रात सुहागरात होती है, और वो भी नए लोगों के साथ। इतना कहकर पुनीत घसीटते हुए मुझे अपने बॉस के कमरे में ले गया और फिर दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। मैं रोती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन मेरी चीख सुनने वाला वहाँ कोई भी नहीं था। पुनीत का बॉस भूखे भेड़ियों की तरह मेरे ऊपर टूट पड़ा और इस बार मेरे शरीर के साथ साथ मेरा भरोसा भी नोचा जा चुका था। मैं पुनीत के बॉस के सामने बेबस हो चुकी थी, इसलिए मैं एक जिंदा लाश की तरह बिस्तर पर पड़ी रही और मेरी आंखें आंसुओं से भीग चुके थे। मेरे साथ जी भर कर मनमानी करने के बाद पुनीत का बॉस बाहर चला गया और पुनीत के कंधे पर हाथ रखते हुए कहने लगा, वाह पुनीत, आज तो मज़ा ही आ गया। ऐसी खूबसूरत बला तो मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखी है। पुनीत ने अपने बॉस से कहा, थैंक यू सर, यह अनोखा उपहार तो बस आपके लिए ही था। बहुत पापड़ बेलने पड़े हैं इसे यहाँ लाने के लिए, तब जाकर मिली है। अब तो मेरा प्रमोशन पक्का है ना? शायद तब पुनीत की बॉस ने कहा, अरे हाँ भाई पक्का, बस एक दो बार इस फूल का रसपान और कर लूँ, उसके बाद तुम्हारा प्रमोशन पक्का। इतना कहकर पुनीत का बॉस वहाँ से चला गया। उसके बॉस के जाने के बाद मैं लड़खड़ाती हुई पुनीत के पास आई और कहने लगी, पुनीत, तुमने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। अगर तुम्हें मुझसे यही सब करवाना था तो अपने बॉस को मेरे कोठे पर ले आते। प्यार के नाम पर मेरे जज्बातों से खेलने की क्या ज़रूरत थी? तब पुनीत ने कहा कि मेरा बॉस एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है और वो तुम जैसी दो कौड़ी की लड़की को हासिल करने के लिए तुम्हारी उस बदनाम गली में आने के लिए कभी राजी नहीं होता। और वैसे भी तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? तुम पैसों के लिए ये सब पहले से ही तो करती आई हो, तो आज अगर एक बार और कर लिया तो क्या हो गया? और ये सब मैंने मुफ्त में नहीं करवाया है, आज भी तुम्हें इसके लिए पैसे मिल जाएंगे। बस अब जब जब मैं कहूँगा तब तब तुम्हें मेरा साथ देना होगा और मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा। जब मैंने पुनीत से कहा, पुनीत, पर हम तो शादी करने वाले थे ना? पुनीत ने कहा कि बाजारों में नीलाम होने वाली औरतों की कभी शादी नहीं होती कजरी बाई, उनकी तो बस सौदे होते हैं। इतना कहकर पुनीत वहाँ से जाने के लिए मुड़ा। वह जैसे ही बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ा, रजिया का दिया हुआ बक्सा मैंने खोल कर देखा तो उसमें एक खंजर था। मैंने उसमें से एक खंजर निकाला और पुनीत के सीने में उतार दिया। मैंने पुनीत से कहा, हम बाजारों की शादी भले ही नहीं होती, लेकिन दिल तो हमारे सीने में भी होता है।
इतना कहकर मैंने भी उसी खंजर से खुद को भी ख़त्म कर लिया, क्योंकि मुझ में अब एक भी दर्द बर्दाश्त करने की ताकत नहीं बची थी। आज मरते वक्त मेरी आंखों के सामने मेरी माँ का चेहरा घूम रहा था और मैंने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे अपने साथ लेकर क्यों नहीं गई, कम से कम अब मुझे लेने आ जाओ। ये थी कजरी की कहानी, जो उसने अपनी आखिरी सांसों में पन्नों पर लिखी थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।